हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो लास्ट क्लास तक देखो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर ली थी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो हमने इतनी बात देख ली थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होती है ना। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल पॉइंट। इसके बाद अगर किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म फील्ड में रखें, तो क्या क्या होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें तो हमने कैलकुलेट कर ली थी। पहली बात हमने बोला था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, वो होता है जीरो। दूसरी बात हमने बोली कि पर नेट फोर्स तो जीरो होता है पर उस पर टॉर्क लगता है ना। टॉर्क भी पर दो पोजीशंस पे जीरो हो जाता है। कौन कौन सी पोजीशन थी बताओ। वो पोजीशन थी, एक तो थीटा इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, एक तो थी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और दूसरी बताओ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है। तो बताओ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री को कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम हमने बोला था, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला था। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री को कौन सा इक्विलिब्रियम बोला था बताओ। हाँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला था। इतनी बात देखो हमें समझ में आ गई थी। तो अब वहां पे उसके बाद हमने वर्क डन निकाला था, है ना। तो वर्क डन में हमने क्या किया था कि अगर थीटा 1 एंगल से थीटा 2 अगर चार्ज जो है डाइपोल को रोटेट करना हो तो उसमें वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हम स्लोली मानते हैं उसको, तो स्लोली वर्क करने में जो है ना, कितना वर्क का जो है एक्सप्रेशन आया था, वो वर्क कितना था, W इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया था, है ना। अब देखो ये इतना मैंने छोड़ा था तुम्हें करने को, बोला था कि तुम्हें इतना काम करना है, तो आई होप किया होगा तुमने, है ना। तो देखो W इक्वल टू कितना आ गया, W इक्वल टू आया पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आया था W। ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने बोला था कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक घुमाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो क्या मीनिंग क्या है इसका, देखो मीनिंग ये है कि अगर मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, ये इस तरह से ऐसे रखा हुआ है और हमने जो है डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ घुमाना है। तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब तो क्या हुआ है, ऐसे ये देखो ये माइनस क्यू और इधर क्या लिख दिया हमने, प्लस क्यू लिख दिया। ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको घुमा देना है। घुमाना है कितना, कैसे कर देना है इसको, घुमा के देखो ऐसा कर देना है इसको, है ना। इस तरह से देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू, अब क्या है घुमाने के बाद ये प्लस क्यू देखो यहाँ आ जाना चाहिए और ये माइनस क्यू किधर आ जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए। ठीक है। ये देखो ये माइनस क्यू जो है इधर और ये जो प्लस क्यू जो है इधर आ जाना चाहिए ना। माइनस क्यू प्लस क्यू और ये प्लस क्यू को इधर लिया है ना, ये प्लस क्यू है देखो, और इधर क्या आ गया, ये माइनस क्यू आ गया, इधर माइनस क्यू आ गया। ठीक है। तो इसको रोटेट करने में स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ कितना एंगल है बताओ 180 डिग्री और यहाँ कितना एंगल है 0 डिग्री, इसको रोटेट करना है ना। तो बताओ कितना वर्क हुआ, है ना। तो कितना वर्क हुआ इसमें, तो वर्क डन है ना। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये लिख लेना बस साथ में, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी कितना होगा बोलो, है ना। स्टेबल से अनस्टेबल में घुमाना है ना, कहां से, फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है हमने इसको घुमाना है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो W विल बी इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 को कितना लोगे, 0 लोगे, तो कॉस 0 और माइनस कहां घुमाना है, थीटा 2 को क्या लोगे 180 डिग्री लोगे, तो कॉस 180 डिग्री यहाँ पे पुट कर दो। बोलो क्लियर है ना इतनी बात। तो बताओ cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, और cos 180 कितना हो गया, cos 180 कितना होता है -1 होता है ना। ध्यान रखेंगे sin 180 होता तो कितना होता है 0 होता, पर cos 180 कितना होता है -1 होता है। पुट कर दो इसमें, तो W विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, P cos 0, ये कितना हो जाएगा -1। तो यहां से तुम देखो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2PE आ जाएगी। वर्क डन का आंसर कितना आ गया 2PE आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको, पॉज कर लो स्क्रीन और इसके नीचे की लाइन में फिर लिखो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, है ना। इसके नीचे की लाइन में लिखना है वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी कितना आएगा बोलो कितना, सारे लोग बताओ देखो,
ऐसे नहीं कि कोई बता रहा है कोई नहीं बता रहा, सारे लोग बताओ क्या आंसर आएगा, कहां से कहां घुमाना है, अनस्टेबल से स्टेबल में घुमाना है। अभी क्या घुमाया, अभी स्टेबल से अनस्टेबल में घुमाया, पर अब क्या बोला जा रहा है, अनस्टेबल से स्टेबल। θ1 क्या होता है, स्टार्टिंग वाली लोकेशन, और θ2 क्या होती है, फाइनल एंगुलर पोजीशन, स्टार्टिंग की एंगुलर पोजीशन और ये फाइनल एंगुलर पोजीशन। ये सारे कहां से एंगल लिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल ले रखे हैं। किसके किसके बीच में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, -q से +q होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है। तो अनस्टेबल से स्टेबल मतलब θ1 कितना 180 डिग्री और θ2 कितना 0 डिग्री। तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा, -2p आ जाएगा, है ना। तो देखो लिख दो बस इसमें नीचे, तो दूसरा है ये तो लिख देना θ1 इक्वल टू क्या लोगे 180 और θ2 इक्वल टू क्या लोगे 0 डिग्री। तो वर्क विल बी इक्वल टू -pe। तो ध्यान में रखेंगे स्टेबल से अनस्टेबल में अलग आंसर आएगा और अनस्टेबल से स्टेबल में अलग, मतलब पहले से ऐसा है और घुमा के ऐसे करना है, और पहले क्या था इस केस में, पहले ऐसे था और घुमा के ऐसे करना था। ठीक है, इतनी बात देखो सभी लोगों को क्लियर हो, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो नेक्स्ट लिखो, इसमें इसी में है ना, इसी में ऐड करना, नया बड़ी हेडिंग नहीं, बड़ी हेडिंग हम ऊपर लिख चुके हैं, एक छोटी सी हेडिंग इसके अंदर रखो, सेम टॉपिक है, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, उसी के अंदर एक छोटी एक डेफिनेशन पहले लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगुलर पोजीशन, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगुलर पोजीशन θ1 equal to 90 degree, from angular position θ1 equal to 90 degree to θ2 equal to theta, to θ2 equal to theta is called as potential energy of dipole, is called as potential energy of dipole in uniform external field, potential energy of dipole in uniform external field at angular position theta, at angular position theta। ठीक है, इतनी बात देखो समझ में आ गई हमें। तो देखो ये किस तरह की डेफिनेशन हमने लिखी है, तो देखो इसमें वर्क डन, तो देखो यूजिंग द रिलेशन, इसके नीचे लिखो देखो ऐसे, यूजिंग द रिलेशन कौन सा, ये वाला, W एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब देखो वर्क का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या निकाला था, PE cos θ1 माइनस cos θ2 इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, है ना। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है स्लोली वही किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है रेफरेंस पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे देखो θ1 इक्वल टू हमने क्या बोला 90 डिग्री, ठीक है, उस पे U इनिशियल इक्वल टू 0, ये क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस इसमें चूज किया गया। देखो हमने बहुत जगह अलग अलग रेफरेंस ले रखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो हमने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से डिफाइन होता है। किसी पॉइंट पे किसी लोकेशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो कुछ रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो कुछ जगह तो हम रेफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो हमने बोला ग्राउंड पे ले लिया, कभी कहीं, है ना, तो वो डिफरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही देखो स्प्रिंग के केस में हमने क्या बोला था, जब स्प्रिंग मीन पोजीशन पे थी उस वाले केस में हमने क्या बोला, स्प्रिंग जब मीन पोजीशन पे या रिलैक्स कंडीशन में होती है तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, 0 अज्यूम करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक रेफरेंस माना गया है ना। ये रेफरेंस कौन सा है, जब थीटा 90 डिग्री हो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, 0 मानते हैं ना। 90 डिग्री बताओ कौन सी पोजीशन हो गई, ये देखो ये ऐसे
ये ऐसे, ये पोजीशन डाइपोल की, ये देखो माइनस क्यू से प्लस की, ये जो पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम किया गया है, ये स्पेशल रेफरेंस। वहां स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ में करते हैं, इसमें 90 डिग्री पे करते हैं, है ना। तो ये 90 डिग्री क्यों डिसाइड किया, उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। फिलहाल के लिए हमें इसको याद रखना है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम करते हैं इसमें एज ए रेफरेंस, ये हमें याद रखना है इसमें। इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं वहां दूंगा, पर उससे भी कोई खास फायदा होना नहीं, अल्टीमेटली हमें इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और यू इनिशियल इक्वल टू 0, ठीक है ना। और दूसरी बात देखो, थीटा 2 इक्वल टू कुछ जनरल थीटा, उस पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने नाम दे दिया कुछ यू, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर पुट कर दो, है ना, यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है, इसको 1 नाम दे दो। तो इन वन तो बताओ वर्क डन कितना आया, बोलो। यू फाइनल को क्या नाम दे दोगे, यू फाइनल को यू, और यू इनिशियल को क्या बोल दिया, 0। थीटा 90 पे है ना, हमने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम करते हैं। तो अब बताओ पीई, ये देखो पी है ना, इधर वाली चीज हमने पहले लिख दी, कोई बात नहीं है उसमें। इधर क्या आएगा बोलो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा 2 की वैल्यू कितनी, बोलो थीटा 2 की वैल्यू है थीटा, है ना, तो ये हो गया cos थीटा। तो बताओ u इक्वल टू कितना आ गया, ये cos 90 0 हो गया, और ये कितना बना, u इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा। u की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो माइनस पीई cos थीटा। तो बताओ इसको क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, और u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पी डॉट ई। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है ना, हमेशा रेफरेंस हमें यही मान के चलना है ना। रेफरेंस अगर बदला जाएगा तो बात अलग है, तो भी डिफरेंस सेम रहता है ना। पर अगर पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस के बारे में कुछ बताया नहीं तो हमेशा कहाँ रेफरेंस मानना है, थीटा 90 डिग्री पर ही रेफरेंस मानना है। जैसे स्प्रिंग में अगर कुछ भी रेफरेंस नहीं बताते तो हम कहाँ मानते हैं, रिलैक्स पोजीशन पे मानते हैं। उससे हमने क्या फॉर्मूला डिराइव कर रखा है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक उसी तरीके से अगर किसी डाइपोल को किसी थीटा एंगल पे रखेंगे, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर एक डाइपोल है और इसको थीटा एंगल पे रखा हमने, ऐसे थीटा एंगल पे रखा, तो इसको इधर से इधर उठाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, है ना। तो ये जो वर्क है वही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और इस जगह पर इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इसके बराबर होगी, u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, u इक्वल टू माइनस पी डॉट टी। बोलो क्लियर हो गई बात। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला तो क्या था, p क्रॉस। अब देखो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि किस वाले में डॉट था किस वाले में क्रॉस था। देखो टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टॉर्क के फॉर्मूले में क्रॉस वाला आएगा, टॉर्क कितना हुआ, p क्रॉस ही। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसमें क्या आएगा, डॉट आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। और टॉर्क जो होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है ना, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, उसका रिजल्ट हमेशा ही वेक्टर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, नोट कर लो देखो इसको, है ना। इतनी बात देखो क्लियर हो गई, स्क्रीन को यहाँ पॉज करके तुम इसको नोट कर सकते हो। तो ये माइनस पी डॉट ई, तो माइनस पी कॉस थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, यू इक्वल टू माइनस पी डॉट। क्लियर हो गई इतनी बात देखो। तो माइनस पी डॉट ई, पॉज कर लो, नोट कर लो इसको। अब देखो इसमें, देखो अब मैंने बोला कि u जो है माइनस पी कॉस थीटा, उसी के कंटिन्यूअस में u मिनिमम कितना होगा, बोलो u मिनिमम। देखो फॉर्मूला क्या है u का, है ना। देखो u का फॉर्मूला कितना है, u का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, u का फॉर्मूला कितना लिखा, माइनस पीई कॉस थीटा लिखा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। u का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, u इक्वल टू हमने लिखा माइनस पीई कॉस थीटा। बोलो क्लियर है सबको, है ना। ये u का फॉर्मूला है, याद रखेंगे इसको, u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा या फिर माइनस पी डॉट ई। तो देखो इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू बताओ, बताओ भाई बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू बताओ। कितने लोग बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, कितने लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू विल बी जीरो। कितने लोग बोलते हैं, बताओ कितने लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। हाथ ऊपर करो अपना। कितने लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू माइनस पीई होगी। करो देखो अपना हाथ ऊपर करो। कितने लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू माइनस पीई होगी। और कितने लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू पीई होगी।
हाथ ऊपर करो वो लोग भी जितने लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू पी ही होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कितने लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी? कितने लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू माइनस पी होगी? कितने लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू पी होगी? आंसर इज माइनस पी। पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू देखो जीरो से नीचे भी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ नेगेटिव हो सकती है कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो जो लोग सोच रहे हैं जीरो हो सकती है, ऐसा गलत है आंसर। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में भी हो सकती है। और बताओ कब होगी माइनस पी? कौन से थीटा पे होगी? बोलो भाई बोलो, जिसने माइनस पी बताया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। पर अब मुझे ये भी बता दो कि कौन से एंगल पे होगी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे होगी। बिल्कुल करेक्ट बात है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो वहीं पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो जो है मिनिमम लिखेंगे, तो यू मिनिमम विल बी इक्वल टू माइनस पीई। कहां पर? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होगी? मिनिमम होगी। बहुत बढ़िया। यू मैक्स बता दो। यू मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यू मैक्स इक्वल टू, जरा बताओ बताओ बताओ। जिसने स्टेबल ये जो है 0 डिग्री वाला बताया, जिन्होंने जीरो भी बताया, यू मिनिमम, चलो वो फिर से कोशिश करो, इस बार यू मैक्स के लिए कोशिश करनी है। जरा करेक्ट आना चाहिए, देखो सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए, तभी देखो मजे वाली बात होगी। जरा यू मैक्स बताओ, यू मैक्स कितना होगा? क्या यू मैक्स 0 होगा? क्या यू मैक्स पीई होगा? बताओ जरा, दो ऑप्शन में तुम्हें देता हूं, क्या यू मैक्स 0 होगा या यू मैक्स पीई होगा? बिल्कुल सही बात है, यू मैक्स का आंसर क्या होगा? पीई होगा। बिल्कुल सही बात है, यू मैक्स का आंसर होगा प्लस पीई। यू मैक्स का आंसर होगा प्लस पीई। कितने थीटा पे होगा बोलो? किस थीटा पे होगा बताओ? ये प्लस पी कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताओ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पी पे, और ये क्या आ गया? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ अब आ जाते हैं दोबारा उस स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात पे। हमने पहले ही वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। और जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। तो बताओ ये मिनिमम वाली कौन सी हो गई? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये कौन सी हो गई? ये हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, वो हमने टॉर्क से भी करके बता दिया था कि डिस्प्लेस कर लो, वापस आ रहा है तो स्टेबल, और नहीं आ रहा वापस तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ये पोटेंशियल एनर्जी का भी तरीका है ना? तो स्टेबल से अनस्टेबल इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते। एक ग्राफ और बना लेते हैं। देखो देखो, अब मैं तुमसे बोलूं कि u और जो है u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है, और तुम्हें बोला कि अलग अलग थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करना है ना? अलग अलग थीटा पे, है ना? जैसे देखो, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे पोटेंशियल है माइनस क्यू प्लस क्यू, थीटा 30 पे, 360 पे, 90 पे, है ना, 150 पे, 180 पे, ऐसे अलग अलग थीटा पे मान लो तुमसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी और थीटा का ग्राफ बनाओ। तो क्या करोगे? ग्राफ के लिए थीटा अलग अलग लोगे, यू की वैल्यू निकालोगे और सबको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दोगे। पर देखो वो तो थोड़ा सा अलग तरीका है, वो तो बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। कुछ ग्राफ की शेप हमने डायरेक्ट ध्यान रखी हुई है, उसी को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो बताओ क्या हम माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बना सकते हैं? क्या हम माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बना सकते हैं? क्या ऑसिलेशंस के चैप्टर में हमने खूब ग्राफ बनाए हैं, साइन का भी बनाया, कॉस का बनाया, माइनस साइन का बनाया, माइनस कॉस का बनाया। तो वही नॉलेज को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो किस तरह से देखो यूज कर रहे हैं, तो जरा ग्राफ बना लें, यू और थीटा में ग्राफ बना लें। तो यू और थीटा बताओ, माइनस कॉस प्लस कॉस होता तो यहाँ से शुरू होता है ना, थीटा 0 पे 1 होता है, प्लस कॉस होता तो ऐसा आता ग्राफ। यहाँ किसकी बात चल रही है? माइनस कॉस की बात चल रही है। तो प्लस कॉस यहाँ से शुरू होता है, पर माइनस कॉस नीचे से शुरू होगा। बस ये ही किसका ग्राफ हो गया? यही माइनस पी कॉस थीटा। ये वैल्यू बोलो भाई बोलो, ये कितनी? पी, और ये कितनी लिखे? माइनस पीई। ये यहाँ से यू और थीटा में जो है ग्राफ हमने बना। देखो ये पोटेंशियल जो थीटा है ना माइनस कॉस का, बस ये बना दो मैक्सिमम। ये देखो ये माइनस पी है ना, यहाँ पे तुम्हें एंगल भी मार्क कर सकते हो, करना चाहो तो 0 पे देखो माइनस पी, 90 पे 0, है ना, 180 पे प्लस पी, ऐसे वैल्यूज भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये यू मैक्स। अब एक ग्राफ और देखो बना लेना, जो पीछे टॉर्क हमने पढ़ा ना, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, वहां पे जाके एक ग्राफ और बना लो, है ना, वहां पे जाके एक और ग्राफ बना लो
जो पीई साइन थीटा था टॉर्क को थीटा का, है ना, कहां बनाओगे, जहां पीई साइन थीटा डिराइव किया उसके पास में ग्राफ बना लो। यहां बताओ किसका ग्राफ बनेगा, क्या एक्सप्रेशन था, पीई साइन थीटा, तो बताओ किसका ग्राफ बनेगा इस बार टॉ थीटा में, थीटा साइन थीटा और टॉ का एक तरह से बन जाएगा ना। तो साइन थीटा का कैसा ग्राफ होता है बताओ, जीरो पे वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो लो भाई बना लेते हैं, लो भाई ये लो साइन थीटा का ग्राफ बना लो। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बोलो पीई, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस पी। ये इस तरह से टॉर्क को मार्क कर सकते हैं। ये कौन सा एंगल है, ये जीरो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, पाई/2 एंगल है ना, ये कौन सा एंगल है, पाई एंगल। आगे वाले भी ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये बोलो ये कौन सा एंगल है, जीरो, ये कौन सा एंगल है बोलो पाई/2, ये एंगल कौन सा है बोलो पाई। आगे वाले भी ऐसे मार्क कर सकते हो, 3 पाई/2, 2 पाई, 360 डिग्री तक कर सकते हो, है ना। इस तरह से ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ध्यान में रखेंगे, ये हमने टॉर थीटा और ये यू और थीटा का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। इतनी बात चलो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखो नोट करो इसे। तो देखो फोर्स बोल निकाल लिया, टॉर्क निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, है ना। फोर्थ पॉइंट पे आओ, देखो फोर्थ पॉइंट पे आओ, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं। ये देखो ये एसएचएम कहाँ से आ गई, देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्टिंग में बोला था, ये कई सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, +1 के कई कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहे हैं, है ना। अभी पीछे कर चुके हैं, अब जरा एसएचएम कितने लोगों को याद है जरा देखते हैं, अभी करते हैं ये कंसेप्ट, है ना। तो पहले लिखो इसमें एंगुलर एसएचएम में नोट करो, एंगुलर एसएचएम में नोट करो, when a dipole is rotated, when a dipole is rotated by a small angle theta, when a dipole is rotated by a small angle theta about its stable equilibrium position, about its stable equilibrium position, about its stable equilibrium position, then it performs angular SHM, then it performs angular SHM। प्रूव कर देते हैं, देखो अभी इसको कैसे कैसे करेगा, है ना, ध्यान से समझना। देखो इसको भी कंसेप्ट को, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। और अब तुम्हें पता है, जो लोग सोच रहे हो कि मुझे बोर्ड का ज्यादा अच्छे से करना है ना, तो वो भी सोच लें कि वो बोर्ड, अगर ओनली बोर्ड भी करना चाहते हैं तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कमांड जरूरी है। इस बार भी बड़े अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए थे, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पे कमांड करनी है, किसी का टारगेट अगर ओनली बोर्ड हो तो भी। और जो लोग, है ना, जेई और नीट को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, तो वो तो जरा कमर कस ही लेंगे जबरदस्त तरीके से, है ना। शानदार टाइप के न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी करते रहे हैं, +1 में भी करते रहे हैं, और 2 में भी देखो वो कंटिन्यू रहेगा। तो जरा देखें फिर एंगुलर एसएचएम में। तो एंगुलर एसएचएम में देखो हमने बोला कि यहाँ पर एक, है ना, यहाँ पे एक डाइपोल, ये देखो ये -q और ये +q, ये एक डाइपोल है ना, ये -q और ये +q। तो यहां से देखो हमने क्या करना है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कहां पर है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो हमने बोला कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है अपनी पोजीशन से, तो थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। करो भाई करो, डिस्प्लेस करो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन के अबाउट करते हैं। तो लो भाई ये लो, ये -q इधर और ये देखो ये +q इधर। बोलो क्लियर हो गई बात, ये -q इधर और ये +q नीचे। इसको जैसे ही पकड़ के छोड़ोगे क्या होगा, हमने तो जबरदस्ती इसको ऐसे ट्विस्ट किया, है ना, ये ऐसे। अब क्या करना है ना, लगाई ताकत भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कि नहीं होने दो, नहीं होने दो, नहीं हम तो करके ही मानेंगे। हमने कर दिया ऐसे, तो अगर हमने यूं खींच तो दिया, और अब अगर इसको छोड़ दें तो क्या होगा, क्या ऐसे रहेगा, है ना। ये ऐसे करके गए, हमने छोड़ गए, चले गए हम, क्या फिर ये ऐसे कैसे यहीं रुका ही रहेगा, कुछ नहीं हिलेगा नहीं क्या यहाँ से,
ये हिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो जबरदस्ती अपने एक्सटर्नल टॉर्क लगा के इसको खींच गए, पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश करेगा? इसको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन करने का। इस पे टॉर्क किस तरीके से लगता है? ताकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फिर से किधर हो जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए। तुम्हें फोर्स का तरीका भी बताया था। प्लस क्यू पे फोर्स बोलो इस डायरेक्शन में क्यू ई, और माइनस क्यू पे फोर्स बोलो इस डायरेक्शन में। तो बताओ ये इसको ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं रखता? है ना, ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी इसको रखता है। सही बात है, इसका मतलब है फिर से इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहता है। अब देखना, और जो कमाल की बात देखना, अब देखो भाई, यूं किया हमने और छोड़ा, ये ऐसे इस पे टॉर्क लग रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो क्या बस यहां आ गया बस रुक जाए? बोलो। ये देखो यूं किया हमने बोला छोड़ दो, छोड़ते ही क्या किया इसने? ऐसे टॉर्क लग रहा है, ठीक है भाई, घूमेगा घूमेगा, तो क्या जैसे यहाँ पे आया, क्या यहाँ आके रुक जाएगा? बोलो, क्या रुक जाएगा? क्या? हाँ रुक जाएगा। नहीं, नहीं रुकेगा। क्या बताएं भाई, क्या करें? बोलो, क्या समझ में आ रहा है? माइनस क्यू से प्लस क्यू यूं किया और छोड़ दिया, ये घूम के जब आया यहां तक, क्या अभी यहीं रुक जाएगा? नहीं, ये यहां नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है उसने इसमें क्या प्रोवाइड कर दी होगी? एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी होगी। ये तो वही वाली बात है। ये देखो, ये देखो, ये हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, ऐसे एक बॉडी पे फोर्स लगाया, यूं धक्का दे रहे हो, ये धक्का दे रहे हैं, और धक्का देते ही मान लो तुम छोड़ दो उसको, है ना, धक्का देते ही छोड़ दो, तो भी वो कुछ दूर तक आगे जाएगी। अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें, देखो फ्रिक्शन अगर होगा तो और इफेक्ट भी आ जाते हैं, उसकी नहीं बात कर रहे हैं। पर अगर मान लो तुमने बोला कि मैंने एक कोई हैवी सी बॉल समझो, ठीक है, एक हैवी बॉल लो, और हैवी बॉल को पुश कर रहे हो, एकदम से हाथ हटा दिया, तो क्या वहीं रुक गई? तुमने फोर्स लगाना तो बंद कर दिया, क्या वो वहीं रुक जाएगी? नहीं रुकती, वो और आगे जाती है। तुमने तो फोर्स लगाना वहीं रोक दिया, है ना, तुम तो भाग के आए, बॉल को यूं पकड़ा और ये लगा दिया, उस पर पुश कर दिया। पर पुश करने के बाद तुमने हाथ हटा लिया, तो क्या बॉल वहीं रुक गई? नहीं, बॉल वहां नहीं रुकी, बॉल तो थोड़ा और आगे चली जाती है। मैंने तो फोर्स कब का हटा दिया, पर बॉल और आगे निकल गई। क्यों भाई? फोर्स तो हटा दिया था तुमने। चलाने वाला कौन होता है? चलाने वाला वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी अगर चलाने वाली है तो बताओ, तुमने जो फोर्स लगाया उससे उसमें क्या हो गई? वो एक्सेलरेट हो गई। तुमने फोर्स लगाया उस पर, वो क्या हो गई? एक्सेलरेट हो गई, उसकी स्पीड बढ़ती गई। और उसकी स्पीड बढ़ते 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 में तुमने फोर्स तो हटा लिया भाई, उसकी स्पीड कौन कम करेगा भाई? अब उसके पास तो वो स्पीड आ गई, उस स्पीड से वो चलता ही जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां पर ये टॉर्क क्या कर रहा है? इसको घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, यहां तक इसमें क्या आ गई? एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब तुमने टॉर्क जीरो तो हो गया यहाँ, बिल्कुल सही बात है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां तो टॉर्क नहीं लगता। पर टॉर्क नहीं लगता फिर भी घूमेगा ये ऐसे, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ गई है। तो इसलिए ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये और नीचे आएगा। मान लो ये यहीं कहीं आ गया, ऐसे घूम के यूं हो गया। अब क्या हुआ? थोड़ा नीचे आ गया। अब क्या होने वाला है? क्या फिर पूरा ही घूम जाना है क्या इसने? नहीं, देखो यही है मजे की बात, कमाल की बात। ये देखो, ये ऐसे हुआ, फिर यूं आया। अब देखना, ये प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया। जरा ध्यान समझने की बात है, देखो ये सब लोगों की। अब प्लस क्यू पे फोर्स किधर? ऐसे, और माइनस क्यू पे फोर्स किधर? ऐसे पीछे, है ना। ये देखो, ये माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगा? ऐसे लगा। अब बताओ, अब क्या समझ में आ रहा है? अब क्या समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो भाई बोलो, अब क्या समझ में आ रहा है? अब तो लग रहा है सर कि इसने उल्टा घूमना है। अब इसने कैसा होना है? उल्टा घूमना है। यहाँ लेके गए, ऐसे लाना चाहता था, यहाँ रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी आ गई। जैसे वो धक्के वाला एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे जैसे ही इसको इसने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री को क्रॉस किया, अब इस पे टॉर्क की डायरेक्शन उल्टी हो गई, पलट गई वो डायरेक्शन, क्योंकि प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर। वो अब क्या, कैसे टॉर्क लग रहा है? अब ऐसे टॉर्क लग रहा है। वो क्या कोशिश कर रहा है? क्या कोशिश कर रहा है कि इसको फिर से 0 डिग्री पे ले आऊं। इसका मतलब टॉर्क तो घुमाना चाह रहा है इसको ऐसे, और उसके पास वेलोसिटी थी ऐसे। बोलो फिर से समझो, टॉर्क तो घुमाना चाह रहा है इसको ऐसे, और इसके पास वेलोसिटी है ऐसे। इसका मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? है ना, वेलोसिटी इधर, टॉर्क इधर। तो बताओ, अगर मैंने कोई बोला कि एक बॉडी की वेलोसिटी आगे और तुम पीछे ऐसे फोर्स लगाने लग जाओ, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कम होगी कि नहीं होगी? अगर वेलोसिटी और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो रिटार्डेशन होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी इज क्लॉकवाइज बट टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने रिटार्ड होना है, रिटार्ड होते 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 एक जगह इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। बस वहां तक ही जाएगा वो।
पर टॉर्क लगना बंद नहीं हुआ, उसने घुमा के ही मानना है इसको। इतनी देर तो वो इसकी वेलोसिटी कम कर रहा था, एक जगह उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, पर ये टॉर्क अभी भी लग रहा है, इसने घुमा के इसको फिर इधर लाना है, फिर यहां नहीं रुकना, क्योंकि अब इसमें इस वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई है ना। अब इस बार क्या हुआ, इस वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई, इस वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी आने की वजह से ये फिर यूं जाएगा, पर ये यूं तो जा रहा है, यूं जा तो रहा है, पर ये टॉर्क फिर इस डायरेक्शन में लग रहा है, फिर से क्या करेगा वो, इसकी वेलोसिटी इधर है और टॉर्क इधर है, इसका मतलब क्या होगा, इस बार फिर से उसकी वेलोसिटी इधर, टॉर्क इधर, तो फिर से क्या करेगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, कम होते 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 एक जगह फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पर इस कमबख्त इस टॉर्क ने लगना बंद नहीं होना, फिर से घुमाना है इसको, फिर से घुमाना है, तो ये देखो फिर से घुमाया 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 और यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से ले आया, फिर यहाँ रुकना नहीं, फिर इसने घुमा देना इधर, ठीक है ना। इस तरीके से ये मोशन ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कैसे लगेगी ये मोशन, ये देखो, ये डाइपोल तुमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तुमने डाइपोल को ऐसे डिस्प्लेस किया था, अब डाइपोल को डिस्प्लेस करके छोड़ गए, ये देखो डाइपोल ने क्या होना है, डाइपोल ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये देखो डाइपोल ऐसे 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 मोशन करनी है ना, ये देखो ऐसे ऐसे मोशन हो गई, ये ऑसिलेटरी मोशन तो लग रही है हमें, है ना, ये ऐसे देखो, ये है ना, हो सकती है, देखो कितनी ये है कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब डिपेंड करेगा किस बात पे, ये जल्दी जल्दी होगी कि धीरे धीरे होगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अभी किस बात पे डिपेंड करेगा, अभी आ जाएगा क्वेश्चन में, है ना। पर देखो ऐसे ये यहाँ पे क्या करेगा, ये डाइपोल ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। हमें क्या निकालना है, पहली बात तो ये प्रूव करनी है क्या ये SHM होगा, और अगर SHM प्रूव कर दें तो हमें ये भी प्रूव करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। आ जाओ फिर टाइम पीरियड की बात करते हैं। चलो भाई, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, हमने हमेशा क्या बोला, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन से पहले डिस्प्लेस करो और वहां पे क्या लिख दो, उसकी टॉर्क की इक्वेशन लिख दो। तो देखो ये हमने इस थीटा पे हमने क्या लिख दिया, इस पर टॉर्क लिख देते हैं, तो देखना, देखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू बोलो क्या लिख दिया, आई अल्फा, है ना। अभी अल्फा की फॉर्म बनाने वाले हैं, देखो SHM याद करो, ये ना हमने सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड डिराइव किया था तब भी ऐसा कुछ किया था, देखना तुम वहां जाके। तो टॉर्क इक्वल टू देखो क्या हुआ, PE sin थीटा इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है बोलो। अब देखना फिर से वो रीस्टोरिंग वाला काम, थीटा इधर पर टॉर्क उल्टा, जैसे स्प्रिंग में करते हैं एक्स इधर पर फोर्स उल्टा, ठीक उसी तरीके से थीटा इधर तो टॉर्क इधर। तो यहां पर भी क्या करना है, यहां पर माइनस लगाना है, जैसे F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है वो रीस्टोरिंग टाइप का एक्स के ऑपोजिट, वैसे ही टॉर्क भी रीस्टोरिंग टाइप का है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस पी साइन थीटा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस पी अपॉन आई इंटू साइन थीटा फॉर स्मॉल थीटा अल्फा इक्वल टू माइनस पी अपॉन आई इंटू थीटा। बोलो स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, ये बात ऑलरेडी हम +1 में पढ़ चुके हैं, ये है ना, ये प्रॉपर्टी फंक्शन की इसकी। तो अल्फा इक्वल टू माइनस पी अपॉन आई इंटू थीटा, तो अब जरा देखो क्या ये अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा जैसा आ गया कि नहीं। तो ऑन कंपेयरिंग विथ अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऑन कंपेयरिंग विथ अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, बोलो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई पीई अपॉन आई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन आई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी, रूट पीई अपॉन आई, ओमेगा की वैल्यू कितनी बोलो, रूट पी अपॉन आई। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो देखो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो t इक्वल टू बोलो ओमेगा को पुट कर दो इधर से, उल्टा कर दो, क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय पीई, ये आ गया भाई, ये आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। फॉर्मूला याद रखना है, तरीका भी हमें आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM F इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन 2 पाई रूट पीई बाय आई, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, F इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट पीई अपॉन आई। बोलो क्लियर हो रही है कि नहीं बात, बड़ा जबरदस्त सा कंसेप्ट है। ये देखो SHM एंगुलर SHM, ये लो इसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं ऐसे ऐसे,
है ना। ये देखो, अब बताओ मुझे कि कब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कब फ्रीक्वेंसी कम, किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है, और डाइपोल मोमेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो डाइपोल मोमेंट कितना है, मैं रब कर रहा हूं, देखो पॉज कर लो, नोट कर लो इसको। देखो आई इसमें क्या है, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ डाइपोल, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ डाइपोल। P मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। और E तो जानते ही हो ना, E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो भाई इतनी बात क्लियर हो गई, 2π/I/P हमने कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, टाइम पीरियड है ना, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली, तो इनवर्सली तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखी थी, बोलो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√PE/I। ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर लेगा, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, बड़ी भारी भरकम हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? भारी भरकम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो सर हमें तो लग रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड बढ़ जाएंगे। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा, ये लो ऐसे, ये देखो जल्दी 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 जल्दी। कम इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर तेज कर दी तुमने, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बहुत जल्दी जल्दी एसएचएम करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक सेकंड में जो होने वाले ऑसिलेशन है वो कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही तेज करोगे तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। इसी तरह का इफेक्ट डाइपोल मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी देखा जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली है, टाइम पीरियड डायरेक्टली है। ये सारी बातें क्वेश्चन में हमें यूज आएंगी, ध्यान से समझना इन चीजों। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या फॉर्मूला बताओ टाइम पीरियड का, है ना। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत आए हुए हैं, इस पे फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें टाइम पीरियड का। T = 2π√I/PE। आई के बारे में ध्यान रखेंगे, क्या होता है आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है हमेशा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। जरा एक चीज और बताओ, इतना नोट कर लो, पॉज कर लो, एक चीज बताओ, लिखो नीचे, मिनिमम टाइम टेकन, देखो मिनिमम टाइम टेकन बाय अ डाइपोल, minimum time taken by a dipole to move, minimum time taken by a dipole to move from one of its extreme positions, from one of its extreme positions to stable equilibrium position, one of its extreme position to stable equilibrium position will be कितना, बोलो भाई, एक्सट्रीम से मीन पे आने में कितना टाइम लगता है एसएचएम में, कितना लगता है, तुम बताओ भाई तुम, हाँ मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई, आंसर बताओ कितना होगा। नहीं सुनाई दिया, मजा नहीं आया, सही बताओ यार, उपरा सही बताओ, कितना आया, T/4, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की अगर बात करोगे, एक्सट्रीम पोजीशन से अगर मीन पोजीशन की अगर बात करोगे तो बताओ एसएचएम में -Q+Q हम कह रहे हैं कि अगर ये मीन पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा अगर मैं बोलूं कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पे आने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड अगर कैपिटल T है तो कितना लगता है, T/4 लगता है। x1 एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर कितना लगता है, T/2 लगता है। ये देखो ये 3T/4 हो जाएगा, और ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर मतलब एक ऑसिलेशन कब पूरा मानोगे, ये हुआ 1/4 1/4 1/4 1/4,
तो हमने जितना खींच के छोड़ेंगे वही क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड बन जाता है। तो एक्सट्रीम से मीन तक आने में, इनिशियल पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगेगा। हमने बोला कि 3 डिग्री इसको डिस्प्लेस करके और छोड़ दिया, तो मीन पे आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, t/4 लगेगा। तो विल बी, लिख दो भाई लिख दो, विल बी t/4। और t, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो चार्ज है, डायग्राम भी बना लेना, देखो इसमें अगर मैं तुमसे बोलूं ये m और लेंथ ऑफ डाइपोल l, तो जो गिवन पैरामीटर हैं उनके टर्म में बता दो जी t/4 की वैल्यू। तो t तो दिया नहीं है, t का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे t कितना होगा, 2π√i/PE, 2π√i/PE। तो बताओ i कितना, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो बताओ सेंटर ऑफ मास तो यहाँ मिड में आने वाला है,